राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है दरार। मंजू ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसकी तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। भैया, लगता है अब इस घर में बहनों की कोई इज्जत ही नहीं बची। रक्षाबंधन पर बुलाया तो है, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही। तभी रसोई में खड़ी बहू सरोज ने यह बात साफ सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुबह 4 बजे से उठकर वह अकेली पूरे घर का नाश्ता, मिठाई, पूरी, सब्जी और खीर बना रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी आइए पहले हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, निकाल दूं? मंजू ने उसकी तरफ देखे बिना ही इतना कहा, पहले अपने भाई से मिल लूं, खाना तो बाद में खा लूँगी। बरामदे में बैठे हरिराम प्रसाद अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार सरोज पर थी, जो बिना रुके काम किए जा रही थी। तभी अशोक ने धीरे से कहा, पापा इस बार बहन 2 दिन रुकेगी। हरिराम ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्हें पता था कि पिछले 2 रक्षाबंधन भी मंजू के आने के बाद घर का माहौल बिगड़ गया था, इसलिए इस बार वह चाहते थे कि सब शांति से रहे। थोड़ी देर बाद राखी बांधने की तैयारी होने लगी। मंजू ने अपने भाई अशोक को राखी बांधी, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। अशोक ने 2100 रुपये का लिफाफा उसकी हथेली पर रख दिया। मंजू मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उसकी नज़र सरोज के हाथों पर पड़ी। सरोज के हाथों में आटा और हल्दी लगी हुई थी, क्योंकि वह रसोई से भागी हुई आई थी। मंजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी थोड़ा सज सवर भी लिया करो, त्योहार का दिन है। सरोज ने शांत स्वर में जवाब दिया, दीदी पहले सबको खाना खिला दूं, फिर तैयार हो जाऊंगी। खाना खाने के समय मंजू ने प्लेट एक तरफ रखते हुए कहा, भाभी दाल में नमक थोड़ा कम है। सरोज तुरंत उठी और नमक ले आई। 2 मिनट बाद मंजू बोली, पूरी भी ज़्यादा करारी हो गई है। फिर बोली, खीर थोड़ी पतली है, ध्यान रखा करो। पूरे समय सरोज सिर्फ अभी ठीक कर देती हूँ दीदी कहती रही। हरिराम प्रसाद सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि गलती खाने में नहीं, किसी और बात में है। दोपहर के बाद मोहल्ले की 2 और औरतें अशोक को राखी बांधने आई। उनके सामने मंजू हंसते हुए बोली, आजकल की बहुएं तो बस दिखावा करना जानती हैं, काम तो जैसे एहसान करके करती हैं। सरोज ने यह बात भी सुन ली, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पड़ोस की औरतें ने जब सरोज की तरफ देखा तो वह बस मुस्कुराकर चाय रखने लगी। शाम होने लगी तो अशोक अपनी बहन के साथ बाजार चला गया। घर में सिर्फ हरिराम प्रसाद, सरोज और अशोक की माँ कमला देवी थे। तभी कमला देवी ने धीरे से कहा, बहू तू हर बात चुपचाप क्यों सह लेती है, जवाब क्यों नहीं देती उसे? सरोज ने पानी का गिलास रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी आज राखी का दिन है। मेरी एक बात से भाई बहन के बीच करवाहट आ गई तो लोग सारी उम्र मुझे ही दोष देंगे। उसी समय बाहर से मंजू और अशोक की आवाज़ सुनाई दी। दोनों शायद दरवाजे पर ही किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे। मंजू गुस्से में बार बार एक ही बात कह रही थी, भैया अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, इसके बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सरोज ने पहली बार घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि
मंजू आखिर अशोक से ऐसी कौन सी बात मनवाना चाह रही है, वो भी ज़बरदस्ती। मंजू तेज कदमों से घर के अंदर आई और बिना किसी की तरफ देखे सीधे बैठक में जाकर बैठ गई। अशोक उसके पीछे पीछे आया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। हरिराम प्रसाद ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बाहर इतनी ऊंची आवाज़ क्यों आ रही थी? कोई बात है क्या? अशोक कुछ बोलता उससे पहले ही मंजू ने तुनक्कर कहा, कुछ नहीं पापा, अब अपनी बात भी कहने का हक नहीं रहा क्या इस घर में? कमला देवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी आज त्योहार का दिन है, गुस्सा छोड़ दे, सब हंसी खुशी से रह। मंजू ने उनकी बात बीच में ही काट दी। माँ, आपको तो अब बस बहू और बेटा ही दिखाई देता है, मेरी तकलीफ़ कभी नहीं दिखती। मैं इस घर की बेटी हूँ या मेहमान? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सरोज रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन हमेशा की तरह चुप थी। हरिराम प्रसाद ने शांत आवाज़ में कहा, सीधी बात बता मंजू, बात क्या है? मंजू ने अशोक की तरफ देखकर कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बार भैया मेरे नाम से 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा दे। मेरे ससुराल में थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन भैया ने कहा कि पहले घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई है, बाद में देखेंगे। अब बताइए, क्या अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अशोक ने तुरंत कहा, पापा मैंने मना नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, घर का लोन चल रहा है, पापा की दवाई है, बच्चों की फीस है, घर का राशन है, सब अकेले ही देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय मांगा था। मंजू हंसते हुए बोली, समय? लेकिन भाभी के लिए नई वॉशिंग मशीन आ गई, फ्रिज बदल गया, घर में पेंट हो गया, वहाँ पैसे की कमी नहीं हुई। सरोज पहली बार आगे आई और धीरे से बोली, दीदी वो सब मेरी 5 साल की बचत से हुआ है। मैंने थोड़े पैसे पहले से बचा कर रखे थे और अपनी सिलाई के पैसों से थोड़ा थोड़ा जोड़कर खरीदा है। मंजू ने तुरंत पलटकर कहा, देखा भैया, अब घर में फैसले भी बहू बताएगी। सरोज ने कुछ नहीं कहा, वह वापस रसोई की तरफ मुड़ गई। उसे महसूस हो गया था कि आज बात पैसों की कम और मन की ज़्यादा है। रात का खाना बिना किसी हंसी मजाक के हुआ। हर कोई चुपचाप अपनी थाली में देखता रहा। खाना खत्म होने के बाद हरिराम प्रसाद बरामदे में बैठे थे कि तभी पड़ोसी रामनाथ जी आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे आज तो रक्षाबंधन है, घर में बड़ी रौनक है। हरिराम प्रसाद ने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, हाँ रौनक तो है, लेकिन उनकी आवाज़ में छिपी उदासी रामनाथ जी भी समझ गए। अगली सुबह मंजू जाने की तैयारी करने लगी। सरोज ने उसके लिए रास्ते का खाना बांधा, पानी की बोतल रखी और सम्मान से उसके पैर छू लिए। मंजू ने पैर पीछे तो नहीं खींचे, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं दिया। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने अशोक से सिर्फ एक बात कही, आज तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखना इस घर में चैन से कोई नहीं रहेगा। शायद इतना कहकर वह चली गई। उसके जाने के बाद घर में बाहर से सब पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अगले ही दिन सुबह सुबह अशोक के मोबाइल पर मंजू का एक लंबा संदेश आया। उसने संदेश पढ़ते ही फ़ोन धीरे से मेज़ पर रख दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। सरोज ने घबराकर पूछा, क्या हुआ?
अशोक ने सिर्फ इतना कहा, मंजू ने जो किया है, अगर वह पापा को पता चल गया तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। उसने एक बार भी पापा के बारे में नहीं सोचा। अशोक की बात सुनकर सरोज का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, ऐसा क्या लिख दिया दीदी ने? अशोक ने बिना कुछ बोले मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। संदेश पढ़ते ही सरोज कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मंजू ने परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एक लंबा संदेश लिखा था। आज मुझे समझ आ गया कि शादी के बाद बेटी अपने ही मायके में पराई हो जाती है। जिस घर के लिए मैंने बचपन से सब कुछ किया, आज उसी घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही। अब मुझसे कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। संदेश के नीचे कुछ रिश्तेदारों ने बिना सच्चाई जाने ही लिख दिया था, बहुत गलत हुआ, बेटियों का अपमान नहीं होना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया। कोई अशोक को फ़ोन करने लगा तो कोई कमला देवी को। कमला देवी ने जब फ़ोन उठाया तो सामने से उनकी बड़ी ननद बोली, भाभी, तुम लोगों ने बेटी को इतना रुला दिया कि उसने पूरे ख़ानदान के सामने अपनी बेइज्जती लिख दी। ऐसा करते क्यों हैं आप लोग? कमला देवी बार बार समझाती रही, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, लेकिन उधर से किसी ने उनकी बात पूरी सुनी ही नहीं। दोपहर तक 5 रिश्तेदार के फ़ोन आ चुके थे और सब सुना ही रहे थे। हर किसी के पास अपनी कहानी थी, लेकिन किसी के पास सच जानने का समय नहीं था। हरिराम प्रसाद उस समय बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि घर के तीनों लोग के चेहरे उतरे हुए हैं। उन्होंने अखबार मोड़कर पूछा, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? अशोक ने बात टालने की पूरी कोशिश की। कुछ नहीं पापा, बस रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं। हरिराम प्रसाद ने सख्त आवाज़ में कहा, अशोक, मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ। अगर मेरे रहते घर की बात मुझसे छिपेगी तो फिर मैं किस काम का? अशोक ने कांपते हाथों से मोबाइल उनके सामने रख दिया। हरिराम प्रसाद ने पूरा संदेश पढ़ा। एक संदेश भी पढ़ने समय नहीं छूटा। एक शब्द भी बोले बिना उन्होंने मोबाइल वापस रख दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन गहरी चोट साफ दिखाई दे रही थी। शाम तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि जो मिलता घुमा फिराकर वही बात पूछता। क्या सच में बेटी को पैसे नहीं दिए? क्या बहू ने मना कर दिया था? किसी ने अपनी तरफ से कहानी जोड़ दी, किसी ने अपनी तरफ से तो फैसला ही सुना दिया। सरोज जब दूध लेने बाहर निकली तो रास्ते में 2 औरतें की बातें उसके कानों में पड़ी। सुना है बहू ने ही भाई को भड़का दिया। आजकल की बहुएं पहले घर अपने हाथ में लेती हैं, फिर भाई बहन को अलग कर देती हैं ताकि राज कर सके। सरोज ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे वापस घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने दूध रखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस दिन पहली बार उसने दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू किया। इतने दिनों की भराश निकालनी शुरू की। रात को हरिराम प्रसाद उसके कमरे के बाहर आए और बोले, बहू दरवाज़ा खोल। सरोज ने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। हरिराम प्रसाद ने शांत स्वर में कहा, जिसने गलती नहीं की उसे रोना नहीं चाहिए, लेकिन अब चुप रहने से बात नहीं बनेगी। जितनी देर हम चुप रहेंगे उतने ही झूठ फैलते जाएंगे। अगली सुबह उन्होंने अशोक से कहा, मंजू को फ़ोन लगाओ, अब बात फ़ोन पर नहीं टलेगी, उसे घर बुलाओ, सामने बैठकर फैसला होगा।
अशोक ने कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन मंजू ने एक भी कॉल नहीं उठाई। फिर उसने एक मैसेज छोड़ दिया। करीब 1 घंटे बाद मंजू का सिर्फ एक छोटा सा संदेश आया, अब मैं अकेली नहीं आऊँगी, इस बार पूरे ससुराल वालों के साथ आऊँगी, फिर सबके सामने बात होगी। वह संदेश पढ़ते ही हरिराम प्रसाद ने गहरी सांस ली और बोले, अब मामला सिर्फ घर का नहीं रहा, अब इज्जत का सवाल बन गया है। दिन बाद रविवार की सुबह ठीक 10 बजे घर के बाहर एक 4 पहिया गाड़ी आकर रुकी। उसमें से मंजू अपने पति सुरेश, ससुर राम प्रसाद सिंह, सास शकुंतला देवी और जेठ के साथ उतरी। पूरे मोहल्ले की नज़र उसी घर पर टिक गई। किसी ने छत से देखना शुरू कर दिया तो कोई गली में खड़ा हो गया। हरिराम प्रसाद पहले से ही बैठक में चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बस इतना कहा, आइए बैठिए, आज जो भी बात होगी सबके सामने होगी, लेकिन एक भी झूठ नहीं बोला जाएगा। मंजू ने बैठते ही कहा, पापा, मैंने किसी से कोई झूठ नहीं कहा, आपने अपनी बेटी की मदद नहीं की। राम प्रसाद ने शांत स्वर में जवाब दिया, मदद और मजबूरी में फ़र्क होता है बेटी। अगर मेरे बेटे के पास पैसे होते तो वह तुझसे कभी मना नहीं करता। तभी सुरेश ने धीरे से मंजू की तरफ देखा और बोला, अब सच बता भी दो। मंजू एक पल के लिए चुप हो गई। रामदास जी ने गला साफ किया और हरिराम प्रसाद से कहा, भाई साहब, हम लोग लड़ने नहीं आए हैं, हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि कल रात हमें पूरी बात पता चली। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रामदास सिंह ने मंजू की तरफ देखकर कहा, तुमने अपने मायके में यह नहीं बताया कि पिछले 6 महीनों में तुमने अपने मौसेरे भाई को बिजनेस के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे और वह अब पैसा वापस नहीं कर रहा। उसी पैसे की कमी पूरी करने के लिए तुमने अशोक से 2 लाख रुपए मांगे थे। अशोक ने हैरानी से पूछा, दीदी, अगर यही बात थी तो आपने साफ साफ क्यों नहीं बताया? मंजू की आंखें भर आई। उसने पहली बार धीमी आवाज़ में कहा, मुझे शर्म आ रही थी। अगर बताती तो सब कहते कि मैंने बिना पूछे इतना पैसा क्यों दे दिया, इसलिए गुस्से में मैंने सारी बात तुम लोगों पर डाल दी। सरोज ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। हरिराम प्रसाद ने धीरे से कहा, बेटी, गलती पैसे मांगने की नहीं थी, गलती यह थी कि तूने पूरे ख़ानदान के सामने अपने ही घर को कटघरे में खड़ा कर दिया। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, लेकिन एक झूठ उन्हें बहुत कमज़ोर बना देता है। मंजू फूट फूट कर रोने लगी। वह उठकर सरोज के पास गई और उसके हाथ पकड़कर बोली, भाभी, मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम पूरे दिन मेरी सेवा करती रही और मैं हर बात में तुम्हारी कमी निकालती रही। मुझे माफ़ कर दो। सरोज ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने सिर्फ इतना कहा, दीदी, घर तभी घर बनता है जब बात घर से बाहर जाने से पहले घर के अंदर हो जाए। कमला देवी की आंखों से भी आंसू निकल आए। कई दिनों बाद घर में पहली बार सन्नाटा बोझ नहीं लग रहा था। उसी शाम मंजू ने उसी परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एक और संदेश लिखा, गलती मेरी थी। मेरे मायके वालों ने मेरा कभी अपमान नहीं किया। गुस्से में मैंने बिना पूरी बात बताए सबको गलत समझने पर मजबूर कर दिया।
मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस ग्रुप में 2 दिन पहले लोग बिना सच जाने फैसला सुना रहे थे, वही अब कई लोगों ने लिखा, गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। कुछ रिश्तेदारों ने अशोक को फ़ोन करके भी माफ़ी मांगी और कहा, कैसी लड़की है वो, गुस्से में कुछ भी लिख देगी, किसी की इज्जत उतार देगी। उस रक्षाबंधन के बाद मंजू कई महीनों तक मायके नहीं आई, लेकिन जब अगली बार आई तो दरवाजे पर कदम रखते ही सबसे पहले उसने सरोज को गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं मेहमान बनकर नहीं, बेटी बनकर आई हूँ और रसोई में सबसे पहले तुम्हारा साथ और तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। सरोज भारी मन से उसकी बात मान रही थी, क्योंकि दिल में चोट अभी भी थी। उस दिन हरिराम प्रसाद बरामदे में बैठे यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बस एक बात कही, रिश्ते पैसों से नहीं, सच बोलने की हिम्मत से बचते हैं। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।